हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। मैं अक्षय चोपड़ा, लेक्चरर ऑफ बायोलॉजी, आपका चैनल पर स्वागत करता हूं। बच्चे, आज के इस लेक्चर में हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर को कंप्लीट रिवाइज करेंगे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। इससे पहले मैंने इस चैप्टर के कंप्लीट लेक्चर रिकॉर्ड करके कंसेप्ट के साथ प्लेलिस्ट बना के अपलोड किए हुए हैं। आप पहले वो सारी प्लेलिस्ट देख लें, उसके बाद इस लेक्चर को आप देखें। इसमें आपको कंप्लीट एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कंप्लीट डिस्कशन मिलेगा। कंप्लीट रिवीजन हम यहाँ से करेंगे चैप्टर की, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमें जो मेन टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। ये सारे के सारे टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक मेन जो टॉपिक दिख रहा है वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मैंने कंप्लीट लेक्चर रिकॉर्ड करके डाला हुआ है। यहाँ पर मैं लाइन टू लाइन एनसीईआरटी बताऊँगा आपको कि उसका मतलब क्या है, कौन सी टर्म को कैसे बोलना है, कैसे उसको एक्सप्लेन करना है। फिर हम फीमेल के बारे में बात करेंगे। गैमेटोजेनेसिस हम पढ़ेंगे, दोनों मेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट। मेंस्ट्रुअल साइकिल हम पढ़ेंगे यहाँ पर कंप्लीट। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे विविपेरस। विविपेरस वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपका बच्चे को जन्म देते हैं, एम्ब्रियो। और कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एग, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे विविपेरस। विविपेरस क्या है, यहाँ पर वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो बच्चे को जन्म देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ एज यू अवेयर ह्यूमन्स आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। ये रहा विविपेरस, ठीक है, विविपेरस, ठीक है। द रिप्रोड्यूसिंग इवेंट इन ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेटोजेनेसिस। यहाँ पर हम गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे। इसके अंदर आपको दो चीज़ें पढ़नी हैं, एक आपको पढ़ना है oogenesis और एक आपको पढ़ना है स्पर्मेटोजेनेसिस। ये दो आपको पढ़ने हैं यहाँ पर, oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। oogenesis में आपका बनता है ओवम, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस में आपका बनता है स्पर्म। स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। oogenesis क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ओवम फ्रॉम oogonia एंड स्पर्मेटोजेनेसिस है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनिया। फिर हम इनका फ्यूज़न करवाएंगे तो हमारे पास बनता है जाइगोट, ठीक है। जाइगोट हम बनाएंगे यहाँ से। तो अब यहाँ पर देखो ध्यान से, लिखा हुआ है यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब होता है बच्चे, जब हम स्पर्म को इजैकुलेट करते हैं इनटू द वेजाइना, उसको आप इंसेमिनेशन बोलते हैं। और फिर जाके वो मेल गैमेट आपका फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़ होता है, तब आपका फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। दिस इज फॉलो बाय फॉर्मेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इट्स अटैच टू द यूटेराइन वॉल इम्प्लांटेशन। जाइगोट में आपकी डिविजन्स होती हैं, क्लीवेज बनती है, क्लीवेज के बाद आपका ब्लास्टोसिस्ट बनता है, ब्लास्टोसिस्ट जाके फिर इम्प्लांट होता है यूटेराइन यूट्रस के अंदर, उसको आप इम्प्लांटेशन बोलते हैं। फिर उसके बाद गेस्टेशन पीरियड आता है जिसमें हम क्या करते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट करते हैं कि 9 महीने तक आपका बच्चा वहाँ पर कैसे रहेगा। एंड देन हम डिलीवरी की बात करते हैं, जिसको आप पार्चुरेशन बोलते हैं। यू हैव लर्न दैट दिस रिप्रोड्यूसिंग इवेंट्स अकर आफ्टर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के बाद आप ये चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको। दीज आर रिमार्केबल differences between the reproductive events in the male and the female. For example, sperm formation continues even in old men, but formation of ovum causes in women around the age of 50 years. Let us examine the male and the female reproductive system in humans. यहाँ पर अब आपको दो चीज़ें समझनी हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है यहाँ पर, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ये है कि जो आपका जो एग है, एग वो आपका फीमेल्स के अंदर सिर्फ 45 से लेके 55 ईयर्स की एज तक बनेगा, ठीक है। बट इन मेल के अंदर ये जो आपका स्पर्म बनता है, स्पर्म आपका थ्रू आउट द लाइफ बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। सो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आई है कि जो एग है वो आपका एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक रहेगा, लेकिन जो आपका स्पर्म है वो आपका थ्रू आउट द लाइफ बनता है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अभी नेक्स्ट आपको बात करनी है यहाँ पर, फर्स्ट जो आपका सिस्टम है वो है यहाँ पर आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात करेंगे यहाँ पर। शुरू करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
यहाँ पर मेल में आपको क्या क्या पढ़ना है वो देखेंगे। मेल को हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला है टेस्टिस, एसेसरी डक्ट, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटिलिया। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका 4 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज टेस्टिस, सेकेंड इज एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड द एक्सटर्नल जेनिटिलिया। आपको मैंने बताया था कि हम इस पार्ट को पहले 2 सब पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज़ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड द सेकेंड इज़ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आपके टेस्टिस आते हैं जहाँ से आपके स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। बाकी के जो एसेसरी पार्ट्स हैं वहाँ पर आपका डक्ट आ जाएंगे, ग्लैंड्स आ जाएंगे और आपका एक्सटर्नल जेनिटिलिया जिसको आप पेनिस बोलते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है कि यहाँ पर एसेसरी और नेसेसरी 2 वर्ड आपको बहुत अच्छे से समझने की। एसेसरी कहाँ पे लगाना है और नेसेसरी कहाँ पे लगाना है। जो पार्ट आपका मेल पार्ट के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, उसको आप बोलते हो नेसेसरी, नेसेसिटी है उसकी। बट जो आपका ग्लैंड्स हैं, जेनिटिलिया है, उनको हम बोलते हो एसेसरी पार्ट्स। एसेसरीज से आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है उसके साथ आप एसेसरीज़ लेके आते हो। एसेसरीज़ में आप कवर हो गया, आपका चार्जर हो गया, आपका डाटा केबल हो गया, ये सब आपके एसेसरीज़ होती हैं। इसलिए एसेसरीज़ आपके इंपॉर्टेंट नहीं होते, आपके ऑप्शनल होते हैं, आप उनको लो या ना लो। बट नेसेसरी मीन्स आपका फ़ोन तो नेसेसरी है ही, उसके बगैर तो काम नहीं चलने वाला। तो इसलिए यहाँ पर 2 पार्ट आपको याद होने चाहिए, एसेसरी किसको बोलना है और नेसेसरी किसको बोलना है। गॉट इट। नेक्स्ट, यहाँ पर ध्यान से समझो। अब द टेस्टिस आर सिचुएटेड इन आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। यहाँ पर ये चीज़ समझने वाली है, जो टेस्टिस होते हैं वो आउटसाइड होते हैं एब्डोमिनल कैविटी से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको जो टेम्परेचर है टेस्टिस का वो 3 से 4 डिग्री कम रखना होता है, क्योंकि यहाँ पर आपका फॉर्मेशन होती है आपके स्पर्म की। ठीक है, उसके लिए आपका टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री कम होना चाहिए। एब्डोमेन कैविटी विद इन ए पाउच ऑफ स्क्रोटम। स्क्रोटम एक यहाँ पर आपकी एक ये स्क्रोटम पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर आपके टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 से लेके 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। अब यहाँ पर देखा होगा नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, बताया था मैंने नेसेसरी पार्ट है, तो नेसेसरी स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ये नेसेसरी पार्ट है। इन अडल्ट्स ईच टेस्टिस ओवल इन शेप विद ए लेंथ ऑफ अबाउट 4 से 5 सेंटीमीटर। ये आपको लेंथ याद रखनी है। विड्थ इनकी 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। टेस्टिस इज अ कवर्ड डेंस, ईच टेस्टिस हैज़ अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगा, ध्यान से आपको समझनी है, वो ध्यान से देखना। मान लो ये एक टेस्टिस का मैंने डायग्राम बनाया। इस टेस्टिस के अंदर ऐसे कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं सेमेनिफेरस लोब्यूल। ठीक है, इनका नंबर होता है आपका 200 से 250। ठीक है, और इनके अंदर आपके कुछ कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, जिनका नंबर होता है 2 से 3। गॉट इट, 2 से 3। फिर ये जुड़े रहते हैं आपके रेटिटेस्टिस से, देन ये वासा डिफरेंशिया, देन एपिडिडाइमस, और उसके बाद ये जाके वासा डिफरेंशिया के साथ मिक्स होके आगे की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, स्पर्म की ये आपकी एंट्री और एग्जिट मैंने बताया आपको। एंट्री कहाँ से हो रही है आपकी, इसके अंदर से आपका रेटिटेस्टिस, और यहाँ से टेस्टिस से एग्जिट कहाँ पे होगा ये, उसके बाद एग्जिट होगा ये वास डिफरेंशिया से। तो यहाँ से ये आगे ऊपर चला जाएगा एजैकुलेटरी डक्ट में, और वहाँ से फिर आपका टेस्टिस से ये आपका स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पर कुछ पार्ट आपको समझने हैं, ध्यान से देखो। ये यूरेटर जो आपका किडनी से आ रहा है, देन यहाँ पर सेमाइनल वेसाइकिल आपकी ग्लैंड है, यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पर यूरिन आपका स्टोर रहता है, वास डिफरेंस जो आपके टेस्टिस से ये ट्यूब निकल के आई है, प्रोस्टेट भी आपकी ग्लैंड है, पेनिस एक्सटर्नल जेनिटिलिया, यूरेथ्रा यहाँ जैसे ओपनिंग है, ग्लैंड्स पेनिस, ये आपके पेनिस के ऊपर की एक लेयर होती है इजैक्युलेटरी डक्ट, ये डक्ट होती है कॉमन डक्ट जहाँ पर आपका यूरिन और स्पर्म दोनों की कॉमन पैसेज है। रेक्टम और एनस, यहाँ पे आपका वेस्ट, सॉलिड वेस्ट बाहर निकलता है। देन यहाँ पर आपका आ जाएगा टेस्टिस, और उसके ऊपर एक लेयर है स्क्रोटम। बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड क्या है, जो आपका लुब्रिकेंट रिलीज करती है एट द टाइम ऑफ इजैकुलेशन। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो, अभी मैंने आपको बताया ईच लोब्यूल कंटेन 1 of 3 हाईली कंटेंट सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल। एक लोब्यूल के अंदर आपके 1 से 3 सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड। ईच सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन द आउटसाइड ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेल। आपकी जो ये
सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, इसके अंदर 2 सेल होती हैं। देखो ऐसे बड़ी वाली सेल जो होती हैं उनको आप बोलते हो सर्टोली सेल, ठीक है। और यहाँ पर छोटी छोटी सेल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं मेल जर्म सेल, या फिर आप इनको स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हो, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। देन हम चलेंगे आगे। इसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है द मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया भी मैंने आपको बताया, सर्टोली सेल। द मेल जर्म सेल अंडरगोज मेयोटिक डिवीजन फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन while Sertoli cell provide nutrition to the germ cell. The regions outside the seminiferous tubule called interstitial space. ये interstitial space क्या है? देखो ये एक seminiferous lobule, ये इसके अंदर tubules, ये जो space है इसको आप बोलते हो आप इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। ये स्पेस जो भी इनके बीच में यहाँ पर सेल्स होते हैं जिनको आप बोलते हो लीडिंग सेल या फिर इंटरस्टिशियल सेल। यहाँ पर ये लिखा हुआ है इंटरस्टिशियल सेल, यहाँ पर जो बीच में दोनों सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में है, और ऑल्सो कॉल्ड लीडिंग सेल, ठीक है। लीडिंग सेल सिंथेसाइज एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन। अदर इम्यूनोलॉजिकल कंप्लीट सेल आर आल्सो कॉल्ड प्रेजेंट। ये आपका एंड्रोजन्स को सिक्रीट करती है जहाँ से आपका टेस्टोस्टेरोन बनता है। नाउ नेक्स्ट, अभी ये आपने पढ़ा है पूरा का पूरा असेसरी पार्ट जिसको आप प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी बोलते हो, ठीक है। ये आपका था फर्स्ट पार्ट। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके असेसरी पार्ट जो इसके साथ जुड़े रहते हैं। द मेल सेक्स असेसरी डक्ट्स इंक्लूड रेडी टेस्टिस, वास डिफरेंशिया, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस। यहाँ पर आप एक चीज़ समझो, ये एक टेस्टिस है, ध्यान से समझना। यहाँ पर ये सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल, लोब्यूल के अंदर ट्यूब्यूल, यहाँ से ट्यूब निकलेटी टेस्टिस, यहाँ से फिर आपका वास डिफरेंशिया, देन एपिडिडाइमस, देन यहाँ से बाहर निकल के जाएगी आपकी वास डिफरेंशिया। ये वास डिफरेंस, ये एपिडिडाइमस, ये वास डिफरेंशिया, और इसको बोलते हैं रेटी टेस्टिस, ठीक है। और ये आपका सेमेनिफेरस लोब्यूल, और इसके अंदर होते हैं सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल। इस तरीके से आपकी जो अरेंजमेंट है वो कंप्लीट यहाँ पर होती है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। The seminiferous tubule leave the testis and open into the epididymis located along the posterior surface of each testis. Epididymis leads to vas deferens and assistant to the abdominal loops over the urinary bladder. ये आपको पता होना चाहिए। urinary bladder it receives duct from seminal vesicle open to urethra and ejectory duct. ejectory duct में जाके आपका ये ओपन होता है। It receives duct from seminal duct store transplant of sperm testis to the outside through urethra. The urethra originates from the urinary bladder and extends through the penis to the external opening called urethral meatus. urethral meatus क्या होता है? देखो ध्यान से, if this is a penis, ये पेनिस है, ये इसके बीच में urethral opening, urethral है, और यहाँ पर ये urethra, ये पेनिस, यहाँ पर जो ओपनिंग होती है इसको आप बोलते हैं urethral meatus, और इसके ऊपर होती है आपकी फोरस्किन। ये एक पेनिस का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए यहाँ पर। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। ये आ गया देखो डायग्राम, बहुत अच्छा डायग्राम है। इस डायग्राम को ज़रा ध्यान से देखो, इसमें आपको क्या समझना है, बिल्कुल अच्छे से समझना है इस चीज़ को। यहाँ पर ये आपका एक पूरा का पूरा डायग्राम है सेमेनिफेरस, ये आपका है सेमेनिफेरस लोब्यूल, ठीक है। और इसके अंदर जो ये है इनको बोलते हैं सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल में 2 टाइप की सेल मैंने आपको बताई। एक होती है यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया जिसको आप बोलते हैं मेल जर्म सेल, और यहाँ पर छोटी छोटी सेल होती हैं जिनको हम, ये जो आपकी स्पर्मेटोगोनिया मेल जर्म सेल, और जो आपके यहाँ पर ये बड़ी बड़ी टाइप की सेल दिख रही है ये इनको हम बोलते हैं सर्टोली सेल, ऑल्सो कॉल्ड आपका सस्टेंटिकुलर सेल या फिर नर्स सेल भी बोलते हैं हम इनको, ठीक है। ये आपका एक स्पर्मेटो सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम है। ये देखो, ये रही सर्टोली सेल, ओके, ये रही सर्टोली सेल, नीचे ये बड़ी बड़ी टाइप की बड़े बड़े साइज़ में जो सेल है उसको सर्टोली सेल बोलते हैं। यहाँ पर आपका स्पर्मेटोगोनिया। अगर एक बार मैं आपको डायग्राम के साथ भी दिखाऊँ तो देखो ध्यान से, ये एक मैंने बनाया सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल, इसके अंदर ये बड़ी बड़ी जो सेल इनको बोलते हैं सर्टोली सेल। यहाँ पर छोटे छोटे सेल होते हैं इनको हम बोलते हैं
मेल जर्म सेल या फिर स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, ये आपकी 2 टाइप की सेल इसके अंदर होंगी। नेक्स्ट हम चलते हैं, द पेनिस इज़ द मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया, इट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू हेल्प इन एक्सक्रीशन ऑफ द पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन, एनलार्जमेंट ऑफ कवर दिस फोल्डिंग आर कॉल्ड पोर्स्किन। ये भी मैं आपको बता के हटा हूँ। द मेल असेसरी ग्लैंड्स इंक्लूड सेमाइनल, वेसाइकल, प्रोस्टेट एंड वल्बोरेथ्रल। आपके इसके अंदर 3 ग्लैंड होती हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तीनों का फंक्शन सुनो। सेमाइनल वेसाइकल आपका सेमाइनल फ्लूइड को रिलीज़ करती है, ठीक है, जो आपके सीमेन बनाने में हेल्प करता है। इसके अंदर फ्रक्टोज होता है। प्रोस्टेट आपकी सिंगल ग्लैंड है, ये आपकी पेयर में होती है, ये आपकी सिंगल, और ये भी आपकी पेयर में होती है, बल्बोरेथ्रल। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है, ये आपका प्रोस्टेटिक फ्लूइड रिलीज़ करती है जो कि इसको सीमेन को अल्कलाइन नेचर प्रोवाइड करते हैं, अल्कलाइन। ठीक है, नेक्स्ट आ गया है आपका यहाँ पर बल्बोरेथ्रल। बल्बोरेथ्रल क्या करता है, बल्बोरेथ्रल आपका लुब्रिकेंट रिलीज़ करती है, लुब्रिकेंट। ठीक है, लुब्रिकेंट रिलीज़ करेगी ये किस लिए, बिफोर द इंटरकोर्स, इंटरकोर्स से पहले आपका लुब्रिकेंट रिलीज़ करता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपको समझ में आया होगा, इसमें आपने 4 पार्ट पढ़े हैं, चारों पार्ट का आपको मतलब समझ में आया होगा। आपने सबसे पहले पढ़ा टेस्टिस, देन आपने पढ़ा है इसके अंदर ग्लैंड्स, फिर आपने पढ़ा है इसके अंदर डक्ट्स, फिर आपने पढ़ा है इसके अंदर एक्सटर्नल जेनेटिलिया। अब चलते हैं नेक्स्ट हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी आपका सेम ऐसा ही है, ये आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो जाएगा, ये वाला ओवरी, देन आपका ओविडक्ट, सर्विक्स, वेजाइना और एक्सटर्नल जेनेटिलिया। मेमरी ग्लैंड्स आपको इसके अंदर पढ़नी है। वही प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी में आपका ओवरी और रेस्ट ऑफ द पीसेस आपका आ जाएगा इसके अंदर सेकेंडरी में। ठीक है, ये आपका नेसेसरी, ये आपके एसेसरीज। इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सपोर्ट द प्रोजेक्शन ऑफ ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। मेमरी ग्लैंड में आपको पढ़ना है मिल्क की फॉर्मेशन, मिल्क का सिक्रीशन, जो कि आपके बर्थ के, जो कि आपका बेबी होगा उसकी चाइल्ड की केयर के लिए आपको मिल्क प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा। ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट। ओवम, ओवरी आपकी ओवम रिलीज़ करती है, ये हमें मैंने आपको पहले ही पढ़ा था। सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन कॉल्ड ओवेरियन हार्मोन्स। कौन कौन से हार्मोन होते हैं वो देखो एक बार। एक आपका होता है एस्ट्रोजन, एक आपका होता है प्रोजेस्ट्रॉन, LH, FSH, HPL, रिलैक्सिन। ये सारे हार्मोन आपके ओवरी और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलीज़ होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब ये डायग्राम है, बहुत बेहतरीन डायग्राम है, इसको आपको पढ़ना है। देखो ये यहाँ से शुरू है बच्चे। सबसे पहले ओपनिंग है जिसको बोलते हैं वेजाइनल ओरिफेस। ठीक है, ये वेजाइनल ओरिफेस। उसके बाद जो आउटर कवरिंग होती है फीमेल की उसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा, फिर लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस आपका मस्कुलर पार्ट होता है फीमेल सिस्टम के अंदर। देन यूरेथ्रा, प्यूबिक सिम्फाइसिस, 2 बोन होती है जो आपके प्यूबिक रीजन के अंदर होती हैं। देन आपका एनस, वेजाइना है यहाँ पर, रेक्टम, यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस। यूट्रस आपका मेन यहाँ पर पार्ट है जिसमें आपका इम्प्लांटेशन होता है आपका बच्चे का। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलेंगे हम यहाँ पर आगे। द ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना, फीमेल रिडक्ट 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग आपकी फैलोपियन ट्यूब होती है, ये आपको पता होना चाहिए, 10 से 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी पार्ट्स बताई गई, फंडिबुलम, फिम्ब्री, ये सब क्या है अभी देखते हैं। ये आ गया डायग्राम, बहुत अच्छा डायग्राम है, इसको देखो ज़रा ध्यान से। इस डायग्राम में आपको क्या समझ में आ रहा है देखते हैं। देखो ये आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी की पूरी फैलोपियन ट्यूब है। इसके 3 पार्ट दिखाए गए हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस। ये आपका फिम्ब्री है जो कि एग को कैप्चर करेगा, जो कि ओवरी से एग निकल के आएगा। ओवरी आपकी 2 हैं, पेयर में है, इसको बोलते हैं यूटेराइन कैविटी। 2 होती है, अपर कैविटी को बोलते हैं फंडस, नीचे वाली को बोलते हैं बॉडी। यहाँ पर ये बॉडी है। ठीक है, आपकी यूट्रस की 3 वॉल होती हैं, आपकी एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम आउटर, ये मिडल और ये इनर साइड होती है। ठीक है, सर्विकल कैनाल आपका सर्विक्स और वेजाइना की ओपनिंग को बोलते हैं। ये फैलोपियन ट्यूब है कंप्लीट। एम्पुला में आपका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। ये आपको आंसर आना चाहिए। यहाँ पर एक जंक्शन होता है, इसको बोलते हैं एम्पुला और इस्थमस के बीच में एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। ये जंक्शन आपको पता होना चाहिए।
तो ये डायग्राम को बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए बच्चे, ये बड़ा अच्छा डायग्राम है और यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कई बार। ओवरी, यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझाता हूँ मैं, जो ये ओवरी है ये यहाँ पर जुड़ी है आपके, एक तो यूट्रस के साथ जुड़ी है ये, और एक ये जुड़ी हुई है आपके एब्डोमेन कैविटी के साथ। जब ओवरी यूट्रस के साथ जुड़ती है तो उसको हम बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट, ठीक है। जब ओवरी आपकी जुड़ती है एब्डोमेन के साथ तब आप उसको बोलते हो मीजोवेरियम, गॉट इट। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। पार्ट ऑफ ओविडक्ट इस्थमस है जो नैरो ट्यूब यूट्रस तक जाती है। द यूट्रस इज ए सिंगल एंड इज ऑल्सो कॉल्ड वॉम्ब, आप इसको गर्भ भी बोलते हो। द शेप ऑफ द यूट्रस इज़ लाइक एन इन्वर्टेड पियर, इन्वर्टेड पियर की जैसी शेप होती है इसकी, ये आपको पता होना चाहिए। ये वॉम्ब बोलते हैं और ऑल्सो कॉल्ड एज हाइस्ट्रा, हाइस्ट्रा भी आप इसको बोलते हो, किसको, यूट्रस को। इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट पेल्विक वॉल ओपन डिवाइन द कैविटी ऑफ सर्विक्स सर्विकल कैनाल, बताया मैंने आपको, विच अलॉन्ग विद वेजाइना फॉर्म्स द बर्थ कैनाल, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ये तीनों वॉल मैंने आपको पढ़ाई। द एंडोमेट्रियम अंडरगोज साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन बिटवीन द डिलीवरी ऑफ द बेबी। मायोमेट्रियम वॉल कॉन्ट्रैक्ट होती है आपके ऑक्सीटोसिन हार्मोन से, ऑक्सीटोसिन रिलीज बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, किसकी, मदर की, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर आगे। द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया इंक्लूड्स मॉन्स प्यूबिस, ठीक है, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, ये पार्ट्स आपको मैंने बताया अभी। क्लाइटोरिस मैंने आपको बताया। हाइमन, हाइमन के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लो। हाइमन क्या है, हाइमन को हम एक लेयर बोलते हैं, ये एक लेयर है या फिर मेम्ब्रेन कह सकते हो आप, जो वेजाइना के ऊपर होती है, ठीक है। इसको आप वर्जिनिटी मेम्ब्रेन भी बोलते हो, जब वर्जिन होती है कोई लड़की तो ये मेम्ब्रेन होती है, बट आफ्टर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट तो ये जो लेयर है ये ब्रेक हो जाती है, इसको आप बोलते हैं वर्जिनिटी लॉस करना। बट यहाँ पर आपको एक चीज़ जनरल अवेयरनेस के लिए समझनी है कि कभी भी आपको किसी भी गर्ल को इस चीज़ से जज नहीं करना है कि उसकी हाइमन की लेयर ब्रेक है कि उसकी है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो लेयर है ये कई बार जंपिंग करने से और एक्टिविटीज़ करने से भी ब्रेक हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि शी इज़ डूइंग सेक्स एंड ऑल टाइम, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो हाइमन इज़ अ सिंपली अ लेयर जो कि आपका खेल कूद से या फिर आपके स्पोर्ट्स एक्टिविटी से भी ब्रेक हो सकती है, तो ऐसा कोई यहाँ पर आपको मिथ नहीं लेके चलना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। क्लाइटोरिस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर लाइज अपर द जंक्शन बिटवीन टू लेबिया माइनोरा ओपनिंग। हाइमन इज ऑफन टोरिंग फर्स्ट कोइटस इंटरकोर्स के दौरान आपकी जो हाइमन की लेयर है वो ब्रेक होती है। इट कुड ऑल्सो बी ब्रेकन सडन फॉल और फोल्ड, इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टेम्पन, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स लाइक हॉर्स बैक राइडिंग, साइकिलिंग, ये भी मैंने आपको बताया। इन सम वुमेन द हाइमन परसिस्ट इवन आफ्टर कोइटस, कई बार ये कोइटस के बाद भी दोबारा से बन जाती है। इनफैक्ट द प्रेजेंस और ऑप्शन ऑफ हाइमन इज़ नॉट ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर मैंने आपको ये चीज़ सिखाई है, ये कोई सिंबल नहीं है, आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा, ठीक है। एंड द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ मेमोरी ग्लैंड, यहाँ पर मेमोरी ग्लैंड में मैं आपको बताऊंगा बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी है, वो देखो ध्यान से। ये आपकी एक मेमोरी ग्लैंड है, ठीक है। इस मेमोरी ग्लैंड में सबसे आउटर में यहाँ पर ये देखो ये रिब्स हैं और रिब्स के बीच में मसल है, जिनको आप इंटरकोस्टल मसल भी बोलते हो और पेक्टोरलिस मेजर मसल भी बोलते हो, ठीक है। यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर आपको ये सबसे पहले दिख रहा है फैट कौन सा होता है, यहाँ पर आपका एडिपोज टिश्यू यहाँ पर प्रेजेंट है जो कि फैट की फॉर्मेशन करता है। देन आपके 15 से 20 मेमोरी लोब्यूल्स होते हैं। मेमोरी लोब्यूल्स के अंदर मेमोरी एल्वुलस होते हैं। मेमोरी एल्वुलस क्या करते हैं, मिल्क को स्टोर करते हैं। फिर मेमोरी डक्ट, वो डक्ट जो आपका मिल्क को लेके आएगी मेमोरी ग्लैंड से, देन वो एम्पुला रीजन के अंदर जाके स्टोर होगा, ठीक है। देन आपका लेक्टिफेरस डक्ट से वो निप्पल के थ्रू बाहर निकल के आ जाएगा, गॉट इट। ये एक सीरीज़ है, ये आपको याद करनी है, मैं इसको दोबारा से बताता हूँ। फर्स्ट पे आपको क्या याद करना है, सेकंड पे क्या। पहले पे मेमोरी लोब, देन मेमोरी एल्वुलस, देन मेमोरी डक्ट, देन एम्पुला, देन लेक्टिफेरस डक्ट, देन आपका निप्पल। ये आपकी पूरी एक सीरीज़ है,
जहाँ से आपका मिल्क बन के और आगे सिक्रीट होता है। यहाँ पर आपको 2 हार्मोन याद करने हैं बच्चे, मैं दिखाता हूँ कौन कौन से 2 हार्मोन हैं आपको। मोस्ट इम्पोर्टेंट हार्मोन है, देखो ध्यान से यहाँ पर। सबसे पहला है प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन, ठीक है। दूसरा है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन एंड द ऑक्सीटोसिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन आपका मिल्क की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन आपका मिल्क का सिक्रीशन करता है, ये आपको याद करना है। प्रोलैक्टिन मिल्क की फॉर्मेशन करता है और आपका ऑक्सीटोसिन मिल्क की सिक्रीशन करता है। गॉट इट। ये आपका डायग्राम है आपकी मेमोरी ग्लैंड का, यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब देखो यहाँ पर अ फंक्शनल memory gland is characteristic of all female mammals. The mammary gland are paired structure breast that contain glandular tissue and variable amount of fat. इसमें फैट प्रेजेंट होता है जो कि आपका एडिपोज टिश्यू से बनता है। The glandular tissue of each breast is divided into 15 से 20 mammary lobules containing cluster of cells called alveoli. The cells of alveoli secrete milk. अभी मैंने आपको बताया ये मिल्क को सिक्रीट करती है कौन, मेमोरी एल्वुलस, ये रही। देन ये जाएगा आपका मेमोरी डक्ट के अंदर, मेमोरी डक्ट से आपका जाएगा एम्पूला के अंदर, देन एम्पूला से जाएगा लेक्टिफेरस, देन ये जाके निपल्स के थ्रू सक्ट आउट किया जाएगा बाय द बेबी। यहाँ पे आपका ये टॉपिक भी कवर होता है बच्चे। तो अभी तक हमने कितने टॉपिक कवर किए हैं, देखो ध्यान से। सबसे पहले हमने पढ़ा है यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन हमने पढ़ा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर तीसरा टॉपिक हमने कवर किया है यहाँ पर मेमोरी ग्लैंड। 3 टॉपिक हम कवर कर चुके हैं अब तक। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन मैंने आपको हर चीज़ समझाई है। कहीं पे कोई कंसेप्ट फिर भी लगता है तो पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट लेक्चर्स की रिकॉर्ड करके कंसेप्ट के साथ मैंने अपलोड कर रखे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके उनको चेकआउट कर सकते हैं। डिटेल में अगर जानना है और तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको इतना ही समझना है, लेकिन इसके अगर डीप जाना है तो मैंने ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोड किया, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। गुड इट। नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं अब आगे। अभी नेक्स्ट हम चलेंगे गैमेटोजेनेसिस पे, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस में बच्चे हमें 2 चीज़ें पढ़नी है। एक हमें पढ़ना है स्पर्मेटोजेनेसिस, एक हमें पढ़ना है oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस में हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम दी स्पर्मेटोगोनिया या फिर मेल जर्म सेल, और oogenesis में हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ ओवम फ्रॉम oogonia। तो ये दोनों आपको गैमेटोजेनेसिस के ही पार्ट हैं, ये दोनों पढ़ने हैं डिटेल में। अभी आपको मैं सबसे पहले पढ़ाऊँगा स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस में हम बनाते हैं मेल गैमेट जो कि आपकी होती है स्पर्म सेल, ठीक है। अभी आपको एक बार रिकॉल करना पड़ेगा। अभी मैंने आपको बताया था कि इस सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 टाइप की सेल्स होती हैं, एक होती है सर्टोली सेल, एक होती है मेल जर्म सेल। तो ये जो मेल जर्म सेल हैं जिनको आप स्पर्म मदर सेल भी बोलते हो, यही आपकी स्पर्म की फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। जिसके आगे स्पर्म के आगे मदर ही लग गया तो ऑब्वियस सी बात है किसी भी चीज़ को जन्म देने के लिए तो माँ ही होती है। तो यहाँ पर भी जो मदर है स्पर्म मदर सेल, वही यहाँ पर आपकी क्या करेगी, इस सेल को फॉर्मेशन करवाएगी। अब इसको हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी लाइन टू लाइन। द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, द टेस्टिस इन द मेल एंड द ओवरीज इन द फीमेल प्रोड्यूस गैमेट्स, स्पर्म्स एंड ओवम रिस्पेक्टिवली बाय द प्रोसेस कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। स्पर्म और ओवम जो बनते हैं आपके, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। अगर मेल की बात करेंगे तो वहाँ पर इसको बोल देंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, अगर फीमेल की बात करेंगे तो वहाँ पर इसको बोल देंगे oogenesis। ये आपको पता होना चाहिए। अब हम सबसे पहले कवर करते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनियम भी बोलते हैं, प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल, मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन एंड इंक्रीज इन नंबर। सुनो ध्यान से क्या कहना चाह रहा है। आपके इस स्पर्मेटोजेनेसिस में आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सेकेंड स्टेप फेज ऑफ ग्रोथ, थर्ड स्टेप फेज ऑफ मैचुरेशन। सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करोगे, देन ग्रोथ करोगे, देन आप
मैच्योर करोगे उनको, तब आपके जाके यहाँ पे ये बनते हैं। ठीक है, अब सुनो। Each spermatogonium is diploid and contain 46 chromosome. Some of these spermatogonia called primary spermatocyte. यहाँ पर ये लिखा हुआ ये है आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तक आपका 2n रहता है नंबर, इसको मैं इरेज करता हूँ। प्राइमरी तक आपका 2n रहता है, 46 क्रोमोसोम ही रहता है, लेकिन यहाँ से आने के बाद इसका नंबर हाफ हो जाता है, जिसको आप 23 क्रोमोसोम बोलते हो। ठीक है, सर्टोली सेल, नर्व सेल भी बोलते हैं इनको। अब आगे चलते हैं। The first meiotic division, reductional division, leads to the formation of two equal haploid cell called secondary spermatocyte. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, मेयोसिस फर्स्ट। मेयोसिस फर्स्ट में होने के बाद क्या होगा, यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा, जिसको आप बोलते हैं हैप्लोइड नेचर ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पर अब n और ये आपका n और ये आपका 2n। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपकी 4 स्पर्म सेल बनती हैं एक स्पर्मेटोगोनियम से। नेक्स्ट इज नंबर, मैंने आपको बताया क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा 23। द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ स्पर्म्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हैड फ्रॉम द सर्टोली सेल्स। अब मैं आपको 3 टर्म्स बताता हूँ बच्चे, ध्यान से समझनी है आपको वो टर्म। सबसे पहली टर्म है स्पर्मेटोजेनेसिस, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ये स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस जब आप स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनाते हो, ये आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस है। अब आगे सुनो, सेकंड क्या है यहाँ पर? सेकंड है आपकी स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस इसमें क्या करते हो आप स्पर्मेटिड से बनाते हो स्पर्म। ठीक है, ये आपके स्पर्मेटोगोनियम हो गया, स्पर्मियोजेनेसिस सॉरी। देन आपकी थर्ड जो यहाँ पर प्रोसेस है उसको आप बोलते हो स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन में क्या होता है, जब आप स्पर्म बना के और उसको रिलीज़ करते हो ल्यूमेन के अंदर। ठीक है, स्पर्म को रिलीज़ करेंगे ल्यूमेन के अंदर, तब आपकी वो हो जाएगी स्पर्मिएशन। तो जल्दी से रिकॉल करते हैं तीनों को एक बार। सबसे पहले आपने पढ़ी स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या पढ़ते हैं हम? स्पर्मेटोगोनियम से आप बनाते हो स्पर्म, दिस इज़ द स्पर्मेटोजेनेसिस। फिर हमने पढ़ा स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनाना। देन आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर अब स्पर्मिएशन, जब आपने स्पर्म बनाया और उसको आपने ल्यूमन के अंदर रिलीज़ कर, दिस इज़ द स्पर्मिएशन। ठीक है, तीनों टर्म आपको समझ में आई होंगी आई थिंक। नेक्स्ट इज़ डायग्राम ऑफ स्पर्म। इसका मैंने कंप्लीट लेक्चर रिकॉर्ड करके भी डाला हुआ है, वहाँ पे जाके आप इसको देखना। फ़िलहाल यहाँ पर NCERT के हिसाब से देखो, आपके स्पर्म के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सबसे पहले, आउटर कवरिंग। देन आपका हेड होता है, नेक होता है, मिडल पीस होता है और टेल होता है। ठीक है, टेल के अंदर आपका 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल माइक्रोफिलामेंट की अरेंजमेंट होती है। आपकी नेक के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि यहाँ पर ATP प्रोवाइड करता है इसको न्यूट्रिशन के लिए, उसको एनर्जी के लिए। हेड के अंदर आपका न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर आपका DNA होता है, और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द एक्रोसोम। एक्रोसोम हैव एंजाइम्स। यहाँ पर आपके एंजाइम्स होते हैं 4 टाइप के वो आपको पढ़ने हैं यहाँ पर। कौन कौन से एंजाइम हैं यहाँ पर? एक होता है आपका सबसे पहले कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। दूसरा एंजाइम आपका होता है यहाँ पर हाइरुनिडेज। तीसरा होता है आपका यहाँ पर जोनालाइसिन। एंड फोर्थ होता है यहाँ पर डिसइंटीग्रिन पेप्टाइड। ये आपके 4 टाइप के एंजाइम आपके एक्रोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये आपको याद करने हैं। इसके ये जो एंजाइम्स के नाम वगैरह है सब कुछ मैंने कंप्लीट रिकॉर्ड करके डाले हुए हैं, आप वहाँ पे जाके देख लेना। NCERT में यहाँ पर कोई भी एंजाइम का नाम नहीं लिखा हुआ है तो आप उसको अभी के लिए स्किप कर दो, वहाँ पे जाके लेक्चर में आप देख लेना। फिर भी अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में तो मैंने बता दिए हैं 4 टाइप के एंजाइम होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। एग्जामिन हम कर चुके हैं स्ट्रक्चर को। मिडिल पीस होता है, टेल होता है, हेड होता है, एक्रोसोम होता है। एक्रोसोम के अंदर एंजाइम्स होते हैं, वो फर्टिलाइजेशन में काम करते हैं। ह्यूमन जब एक बार इजैकुलेट करते हैं तो वहाँ पर 200 से 300 मिलियन स्पर्म एक कोइटस में वो रिलीज़ करते हैं, और ये आपको नंबर याद होना चाहिए। 60% स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप। 60% जो स्पर्म होते हैं उनका जो शेप है वो नॉर्मल साइज का होता है, बट 40% जो होते हैं मोस्ट विग्रस होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव करते हैं। ठीक है,
कहाँ पर, एम्पुलर रीजन में जाने के लिए। नेक्स्ट, स्पर्म रिलीज फ्रॉम द सेमेनिफरस ट्यूब्यूल आर ट्रांसपोर्टेड बाय द एक्सेसरी डक्ट्स, सिक्रीशन ऑफ एपिडिडाइमस वास डिफरेंट सेमाइनल वेसिकल। मैं आपको बता के हटाऊँ अभी थोड़ी देर पहले ही कि जो आपका टेस्टिस है वहाँ पर आपके स्पर्म बनते हैं, कहाँ पर, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल में। सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल से एक ट्यूब बाहर निकलती है जिसको बोलते हैं रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस आगे जाती है, एक ट्यूब के साथ कनेक्ट होगी जिसको बोलते हैं वास इफ्रेंशिया। देन वास इफ्रेंशिया आपकी ओपन होती है एपिडिडाइमस में। देन एपिडिडाइमस आगे जाती है कहाँ पर, वास डिफ्रेंशिया में। वास डिफ्रेंशिया आगे जाके कनेक्ट होती है आपकी इजैकुलेटरी डक्ट के साथ। देन इजैकुलेटरी डक्ट जाती है आपकी यूरेथ्रा में। देन यूरेथ्रा से आपकी वो यूरेथ्रल मीटस से इंसेमिनेशन हो जाता है, ठीक है, बाहर निकलता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्पर्म। सीमेन आपको पता होना चाहिए सीमेन कैसे बनता है। जब आपकी सेमाइनल वेसाइकल ग्लैंड सेमाइनल फ्लूइड रिलीज़ करती है, मिल्की नेचर देती है उसको। प्रोस्टेट ग्लैंड आपकी अल्कलाइन नेचर देती है, और आपका जो पोल्बोयूरेथ्रल है वो वहाँ पर बिफोर इंटरकोर्स और कोइटस से पहले आपका वहाँ पर क्या देती है, ये प्रोवाइड करती है उसको लुब्रिकेंट, आपको रफनेस से बचाएगी वहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट आपका फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर गैमेट oogenesis विच इज़ मार्केडली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ पर oogenesis स्पर्मेटोजेनेसिस से थोड़ा अलग है। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा क्योंकि आपको पता है जो गर्ल्स का जो मैकेनिज़्म होता है उनका थोड़ा सा हटके ही रहती हैं चीज़ें, और यहाँ पर ये oogenesis इतनी मतलब अजीब तरीके से इन्होंने बनाई है ना, बट कोई बात नहीं, हम इसको बहुत ईजी तरीके से समझेंगे कि oogenesis कैसे आपको पढ़नी है और कैसे आप इसको आसानी से सीख सकते हैं। देखो मेल में क्या था, बेचारे सीधे से सिंपल सी बात की उन्होंने कि प्राइमरी से सेकेंडरी बना दिया, सेकेंडरी से उन्होंने डायरेक्ट स्पर्म बना दिया। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, ये फॉलिकल्स बनाते हैं, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, तब आगे जाके ग्राफियन फॉलिकल, तब वहाँ पर वो रप्चर हो, कॉर्पस लूटियम। अरे भाई कितनी सारी चीज़ें हैं, बट यहाँ पर आप टेंशन ना लो, मैं आपको बहुत ईजी तरीके से समझाऊँगा, आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है, बिल्कुल ध्यान से सीखते जाओ। सुनो ध्यान से। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इज़ कॉल्ड oogenesis। भाई oogenesis की प्रोसेस समझ लो पहले क्या है। oogonia से ओवम बनाना oogenesis है, इतनी बात समझ में आई आपको, बिल्कुल ठीक है। विच इज़ मार्केडली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस। oogenesis इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज व्हेन ए कपल ऑफ मिलियन गैमेट मदर सेल oogonia आर फॉर्म्ड विद इन ईच फेटल ओवरी। देखो अब ध्यान से, हमारे अंदर ये प्रोसेस स्टार्ट होती है प्यूबर्टी के बाद, लेकिन गर्ल्स में oogenesis जो आपके ओवम होते हैं, एग होते हैं, वो ओवरी में जब वो पेट में होती हैं, एम्ब्रियो की फॉर्म में होती है, तभी उनके उसमें ओवरी में मिलियंस ऑफ एग होते हैं। देख लो कितना कॉम्प्लेक्स है। उनके पैदा होने से पहले ही प्रोसेस स्टार्ट होगी और हमारे पैदा होने के भी 12-13 साल बाद ये प्रोसेस स्टार्ट होती है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन क्या याद रखनी है कि ओवम जो एग है वो आपका ओवरी में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम भी हो जाती है, जब एम्ब्रियो बनता है ना गर्ल्स का, तभी बन जाती है, ठीक है, मिलियंस ऑफ एग। नो मोर oogonia फॉर्म्ड एंड एडिड आफ्टर बर्थ। उसके बाद पूरी लाइफ कोई oogonia ऐड नहीं होगा, वही oogonia पूरी लाइफ चलेंगे, ठीक है। उसके बाद दीज सेल्स स्टार्ट डिवाइडिंग एंड एंटर इनटू प्रोफेज फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन एंड गेट टेम्परेली अरेस्टेड एट दिस स्टेज। क्या होता है, जब लड़की पैदा होती है तो वहाँ पर ये जितने भी एग बच जाते हैं, ये प्रोफेज फर्स्ट जो मियोसिस डिवीजन होती है उसके प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट हो जाते हैं, मेटाफेज की स्टेज में, ठीक है। क्यों अरेस्ट होते हैं, क्योंकि जब ये प्यूबर्टी आएगी तब इनको मैच्योर होकर रिलीज़ होना है, इसलिए यहाँ पर वो अरेस्ट हो जाते हैं। कितने बचते हैं आपकी प्यूबर्टी तक जाते जाते ये 60 से 80 हज़ार तक बच जाते हैं। उसके पहले जितने भी मिलियंस ऑफ एग है वो सारे बस्ट हो जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं, ठीक है। These cells dividing and enter into prophase, ये आपको मैं बताया अभी। Each primary oocyte gets surrounded by a layer of granulosa cell and called the primary follicle। इसको थोड़ा सा मैं ध्यान से समझाता हूँ आपको कैसे आपको पढ़ना है। देखो ये एक ओवरी है, दिस इज ओवरी। ओवरी के दो पार्ट हैं, एक इसके अंदर, इसको आप बोलते हैं मेडुला, इसको आप बोलते हैं कोर्टेक्स। कोर्टेक्स के अंदर आपके फॉलिकल्स बनते हैं ऐसे, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है, ऐसे आपके फॉलिकल्स बनते हैं। और इन फॉलिकल्स में आता है चेंज। जब एक आपका फॉलिकल्स बनता है वो सेकेंडरी, टर्सरी में जाता है तो वहाँ पर क्या चेंजेस आते हैं वो देखो। अभी मैं आपको सिर्फ कोर्टेक्स रीजन के अंदर चेंजेस बताऊँगा। ये ओवरी है, ये एक प्राइमरी फॉलिकल है। ये क्या करेगा, प्राइमरी फॉलिकल आपका
आसपास की जो सेल हैं, ठीक है, आसपास की जो सेल हैं उनको अपने पास इकट्ठा करेगा, ठीक है, आसपास की सेल को इकट्ठा करेगा और इन सेल को हम बोलते हैं ग्रेनुलोसा सेल, ठीक है, ग्रेनुलोसा सेल। और ये ग्रेनुलोसा सेल ही आपकी फॉर्मेशन करेंगी थीका सेल्स की, ठीक है, जिनको आप बोलते हैं थीका सेल्स, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, ठीक है, आई बात समझ में। फिर अभी इसके अंदर जैसे और ग्रेनुलोसा सेल जुड़ेंगी, उसको आप सेकेंडरी फॉलिकल बोल देंगे, देन और फिर आप उसको सेकेंडरी के बाद टर्सरी बोल देंगे, फिर आप उसको फाइनली जब ये 6 से 7 लेयर बन जाएंगे तब आप इसको बोल देंगे ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है, और इसके बीच में आपका होता है सेकेंडरी oocyte। समझ में आई बात। आपकी ओवरी है, 2 रीजन है, कोर्टेक्स एंड मेडुला। मेडुला के अंदर आपका इंटरनल पार्ट आएगा सारा, जिसमें नर्व्स और ब्लड वेसल्स होती हैं, बट आपका जो कोर्टेक्स रीजन है वहाँ पर आपका फॉलिकल डेवलप्ड होता है और जहाँ से आपकी ये सारी चीज़ें रन करती हैं, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, ग्राफियल फॉलिकल, देन वो बस्ट होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ेंगे वो सारी कैसे बस्ट होता है, कौन सा हार्मोन लगेगा, अभी के लिए आप इसको इतना ही समझो, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर द सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म इनटू ए टर्सरी फॉलिकल विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय ए फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम। जो आपका टर्सरी फॉलिकल है उसके अंदर एक फ्लूइड होगा, यहाँ पर इसको बोलते हो एंट्रम, ठीक है। थीका लेयर इसके आसपास डिवाइड होंगी, इनर को आपको इनर थीका बोलना है, आउटर को आपको आउटर थीका बोलना है, एक्सटर्नल थीका, इंटरनल थीका, ये 2 आपकी थीका सेल्स बनेंगी। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन that it is stage that the primary oocyte within the follicle grows has completes first meiotic division, unequal division resulting in the formation of a large haploid secondary oocyte tiny polar body। आपको एक चीज़ समझनी है अब यहाँ पर, जब आपकी मियोसिस होती है तो आपकी 1 से 2 बनती है और 2 से 4 सेल बनती हैं। तो यहाँ पे जो 2 सेल बनेंगी उसमें एक आपकी होगी सेकेंडरी oocyte, लेकिन जो छोटी साइज़ की सेल होगी उसको आप बोलते हो फर्स्ट पोलर बॉडी। कैसे, देखो यहाँ पर ये एक सेल थी, ठीक है, इसमें ये एक छोटी साइज़ की सेल बनेगी, एक बड़े साइज़ की सेल बनेगी, बड़े साइज़ की सेल को सेकेंडरी oocyte बोलते हैं, इसको आप फर्स्ट पोलर बॉडी बोलते हो। फर्स्ट पोलर बॉडी का मतलब ये है कि इसका न्यूट्रिशन कंप्लीट आपका सेकेंडरी oocyte में आ चुका है और यहाँ से आपका ये अब सेकेंडरी oocyte मैच्योर होगा, जो कि आपका आगे चल के फीमेल गैमेट बनने वाले जिसको बोलते हैं ओवम, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। वाह, देखो ये डायग्राम भी मैंने आपको बताया, सेम डिट्टो डायग्राम आपका सामने आ चुका है। अब देखो ध्यान से क्या है, बिल्कुल इजी तरीके से समझना है। ये देखो ब्लड वेसल, जिसके अंदर ब्लड वेसल है उसको आप बोलते हो कौन सा रीजन, मेडुलरी रीजन ऑफ ओवरी। जो बाहर पूरा का पूरा रीजन उसको बोलते हैं कोर्टेक्स रीजन। प्राइमरी फॉलिकल ने आसपास की सेल को इकट्ठा किया, ग्रेनुलोसा सेल क्या बन गया, सेकेंडरी फॉलिकल, देन टर्सरी, देन ग्राफियन फॉलिकल यहाँ से फटा, ये ओवम बाहर आ चुका है और ये बीच में यहाँ पर क्या बच गया है, कॉर्पस लुटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करता है, जो कि आपका प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन है। बहुत अच्छा डायग्राम था, बहुत बेहतरीन डायग्राम, आपको समझ में आया होगा इसमें क्या पढ़ना है। 2 रीज़न मैंने आपको बताए, एक कोर्टेक्स एक मेडुला। मेडुला के अंदर आपके नर्व सेल हैं और कोर्टेक्स के अंदर आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी फॉलिकल बनते हैं, जहाँ से आपका ओवम बनता है। ओवम क्या है, ओवम एक फीमेल गैमेट है जो कि आगे चल के आपका फर्टिलाइजेशन में पार्ट लेगा, ठीक है बच्चे। अब चलो ध्यान से आगे चलते हैं। ग्राफियन फॉलिकल, यहाँ पर अब कुछ लेयर्स हैं, वो लेयर्स मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। देखो, जब आपका ये बनता है ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है, जब भी आपका ग्राफियन फॉलिकल बनता है तो इसमें आपकी आउटर जो लेयर्स होते हैं उनको आप बोलते हो थीका, ठीक है। आपका बीच में होता है, आपका जो बीच में होता है उसको आप बोलते हो सेकेंडरी oocyte, ठीक है। और आपका फिर इसके सेकेंडरी oocyte के ऊपर एक लेयर होती है, इसको बोलते हो जोना पेलुसिडा लेयर, ठीक है। और फिर एक लेयर और होती है इसके ऊपर जिसको आप बोलते हो, कलर कौन सा लें, ये कलर लेते हैं, ये जो लेयर है इसको आप बोलते हो कोरोना रेडिएटा। और एक लेयर और होती है आपके इस सेकेंडरी oocyte के ऊपर जिसको आप बोलते हो ऊलीमा, ठीक है। सबसे बाहर कोरोना रेडिएटा, देन जोना पेलुसिडा, देन आपका ऊलीमा किसके ऊपर की लेयर है, आपकी सेकेंडरी oocyte के ऊपर लेयर है, ठीक है। तो ये हमें यहाँ से ये 2 ग्राफियन फॉलिकल जोना पेलुसिडा, ये भी लेयर मैंने आपको बताई।
अब आगे चलते हैं, ये आ गया जी, देखो दोनों आपके गैमेटोजेनेसिस और oogenesis। यहाँ पर ये साइड, लेफ्ट साइड में जो है इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोगोनिया, माइटोसिस हुई, मीन्स फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, बहुत सारी सेल बनी। देन प्राइमरी oocyte, एक प्राइमरी oocyte उठाया और उसको ग्रो करा दिया। देन फर्स्ट मेयोटिक डिवीज़न 1 से 2, सेकेंड मेयोटिक डिवीज़न 1 से 2 से 4, देन फाइनली स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ बन गए। यहाँ पर देखो 2n, कलर चेंज करते हैं, ये 2n है, ये भी 2n है, ये n और उसके बाद सारे n। समझ में आई मेरी बात? यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोगोनियम और स्पर्मेटोजोआ से ल्यूमेन, आपका स्पर्मिएशन। ठीक है, सेम यहाँ पर देखो ध्यान से, oogonia, क्रोमोसोम नंबर 46, फेटल स्टेज, एम्ब्रियो के टाइम पे ही यहाँ पर आपका oogonia बने होते हैं। प्राइमरी oocyte, फर्स्ट मेयोटिक डिवीज़न, उसके बाद फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकंड पोलर बॉडी स्पर्मेटोगोनियम, सॉरी सेकेंडरी oocyte, और यहाँ पर ओवम क्या है, यहाँ पर n है, जो कि आपका क्या करता है यहाँ पर, फिर से 2n क्यों लिखा है, ये आपका n नंबर ऑफ गैमेट है और ये भी आपका n नंबर ऑफ गैमेट है, दोनों होंगे फ्यूज तो बनेगा फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये है आपका कंप्लीट स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis विद NCERT डायग्राम। ठीक है बच्चे, इतनी बात समझ में आई, बहुत इजी था। आपको फॉलिकल समझने हैं, कितने फॉलिकल्स हैं, क्या हैं वो। नेक्स्ट चलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। सबसे पहले मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ। जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है फीमेल्स में एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, 11 से 13 साल की एज में, उसको आप बोलते हो मिनार्च। ठीक है, ये रहा मिनार्च, एज 11 से 13। जब ये साइकिल स्टॉप होता है, ठीक है, तब आप बोलते हो मेनोपॉज। ठीक है, एज आपकी रहेगी यहाँ पर 45 to 55 ईयर्स। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई आपको? ये साइकिल आपका 28 दिन का साइकिल होता है। समझ में आई मेरी बात? मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन का साइकिल है। 2 मैंने आपको स्टेज बताई, एक मैंने आपको बताई मिनार्च, जो कि आपका स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। फिर मैंने आपको बताया मेनोपॉज, जो कि आपका एंड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल है। ये लिखा हुआ यहाँ पर, द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट, एग्जाम्पल मंकीज, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स, कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। द फर्स्ट menstruation begins at puberty and is called menarche. In human females, menstruation is repeated at an average interval of about 28 to 29 days, 28 से 29 दिन, कई बार ये 35 डेज भी चला जाता है नॉर्मल कंडीशन में। एंड द साइकिल ऑफ इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम one menstruation till the next is called menstrual cycle. One ovum is released, ovulation in the middle. अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम। सबसे पहले आपको 2 हार्मोन पढ़ने हैं बच्चे यहाँ पर, एक आपको FSH, एक आपका LH। ठीक है, FSH की फुल फॉर्म होती है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH की फुल फॉर्म होती है लुटिनाइजिंग हार्मोन। यहाँ पर आपका ओवेरियन फॉलिकल है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ग्राफियन, मैच्योर बस्ट, कॉर्पस लूटियम, यहाँ पर ये आपका प्रोजेस्टेरोन बनाता है। 2 हार्मोन है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, और ये आपके नीचे यूटेराइन वॉल है। ध्यान से सुनो, 28 दिन का साइकिल है। पहले 3 दिन इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज़। मेंस्ट्रुएशन फेज़ में क्या होता है आपका, मेंस्ट्रुएशन फेज़ में आपका ब्लीडिंग होती है। इसमें क्या है, देखो ध्यान से, फॉलिकल्स बन रहे हैं और आपका FSH और LH डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, देन धीरे धीरे आपका नेक्स्ट फेज़ आएगा, इसको बोलते हो फॉलिकुलर फेज़, प्रोलिफरेटिव फेज़। अब इसमें क्या होगा, प्रोलिफरेट होगी आपकी यूटेराइन वॉल और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन एस्ट्रोजन यहाँ पर अभी नील है, कुछ नहीं होगा इसमें। देन यहाँ पर मैच्योर फॉलिकल बन जाएगा आपका सेकंड केस के अंदर, और आपका यहाँ पर LH थोड़ा उठना शुरू होगा। देन आपका यहाँ पर एस्ट्रोजन आपका कंप्लीट ऊपर मैक्सिमम जाएगा और LH एस्ट्रोजन आपका पुश बैक करेगा LH को। LH एकदम से उठेगा, इसको बोलते हैं आप LH सर्ग, लुटिनाइजिंग हार्मोन। LH सर्ग जैसे ही आएगा, ये ग्राफियन फॉलिकल फट जाएगा, रप्चर हो जाएगा, यहाँ से आपका ओवुलेशन, इसको बोलते हैं ओवुलेशन। 14th डे पे आपका ओवुलेशन होता है, और जिससे आपका क्या होता है, मान लो ये आपका कॉर्पस लूटियम था,
ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल सॉरी, इसमें ये सेकेंडरी oocyte था, ये फटा, ये आपका सेकेंडरी oocyte बाहर, और ये आपका ग्राफियन फॉलिकल से बचा हुआ पार्ट, इसको आप बोलते हैं कॉर्पस लूटियम, और ये आपका ओवम, ठीक है, इसको बोलते हैं ओवुलेशन फेज़। देन आपका यहाँ पर नेक्स्ट फेज लूटियल फेज़, जहाँ पर आपका कॉर्पस लूटियम बना है, इसको आप लूटियल फेज़ बोलते हो। देन आपका नेक्स्ट साइकिल बिगिन, ये आपका दोबारा से कंप्लीट साइकिल दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये है यहाँ पर कंप्लीट मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये आपको चेंजेस पता होना चाहिए, यूटेराइन इवेंट में क्या क्या होगा, यूट्रस के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे, मेंस्ट्रुएशन में ब्लीडिंग होगी, नीचे सारा का सारा मेंस्ट्रुएशन में सारी लेयर रप्चर हो जाएगी, शेड आउट हो जाएगी। देन आपका नेक्स्ट फॉलिकुलर फेज़, फॉलिकल्स बनेंगे। देन आपका लूटियल फेज़, देन आपका नेक्स्ट साइकिल बिगिन, और बीच में ओवुलेशन होगा 14th डे पे, ठीक है। ये आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल था बच्चे, इसको अच्छे से समझना है। ये जो आपकी FSH LH है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है, इनके आपको लेवल पता होने चाहिए, कहाँ पर ये मैक्सिमम हो रहे हैं, कहाँ पर ये मिनिमम हो रहे हैं, कहाँ पर इंक्रीज़ हो रहे हैं, कहाँ पर डिक्रीज़ हो रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। ये साइकिल आप पढ़ लेना, इसमें कुछ नहीं था, ये सारे के सारे हार्मोन्स बताए गए हैं। फॉलिकल्स आपको पता होने चाहिए किस में बनेंगे किस में नहीं। कॉर्पस लूटियम के बारे में बताया, मेनोपॉज के बारे में बताया हुआ। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन में आपको क्या पढ़ना है, आप देखोगे यहाँ पर, देखो ध्यान से, फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन में आप फर्टिलाइजेशन करवाते हो, ठीक है, ड्यूरिंग कोपुलेशन, जब कोइटस होता है, ठीक है। सीमेन इज़ रिलीज्ड बाय द पेनिस इनटू द वेजाइना, इंसेमिनेशन, जिसको आप इंसेमिनेशन बोलते हो। स्पर्म जाके एग के साथ फ्यूज़ होते हैं, देखो यहाँ पर ये फ्यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, ये फ्यूज़ हो रहे हैं यहाँ पर, देखो ध्यान से, ये यहाँ पर स्पर्म, ये आपका एग, आउटर लेयर कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा, ये जो पिंक कलर की लेयर इसको बोलते हैं आप उलीमा। अच्छा, ये पेरीबेटलाइन स्पेस है, इसके ऊपर जो ये ब्लैक कलर की लेयर इसको बोलते हैं उलीमा, उलीमा, ठीक है। और इसको पेरीबेटलाइन स्पेस बोलते हैं। पेरीबेटलाइन स्पेस कहाँ होता है, ये आपका जोना पेलुसिडा और आपका सेकेंडरी oocyte की वॉल के बीच में पेरीबेटलाइन स्पेस होता है, ठीक है, ये है आपका। नेक्स्ट चलते हैं हम, उसके बाद द ओवम रिलीज्ड बाय द ओवरी इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुलरी रीजन, एम्पुला के अंदर आपका एग चला जाता है, वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, और आपका वेजाइनल ओपनिंग से आपका स्पर्म एंट्री कर जाता है, एम्पुला के अंदर पहुंचता है। फर्टिलाइजेशन कैन अकर if the ovum and sperm are transported simultaneously to the ampullary region. This is the reason why not all copulation lead to fertilization and pregnancy. The process of fusion of sperm with an ovum is called fertilization. दोनों का fusion fertilization कहलाता है. During fertilization, a sperm comes in contact with the zona pellucida layer of the ovum and induces changes in the membrane that block the entry of additional sperm, thus ensure that only one sperm can fertilize an ovum. Secretion of acrosome help the formation. Sperm enter into the cytoplasm of the zona pellucida and the plasma membrane. This induces the completion of meiotic division of the secondary oocyte. अब सुनो ध्यान से, जब आपके स्पर्म की एंट्री होती है कहाँ पर, एम्पुला के अंदर, तब वो जाके एग के साथ फ्यूज़ होता है। एग के ऊपर कुछ लेयर्स होती हैं, एक आपकी कोरोना रेडिएटा, देन जोना पेलुसिडा, देन उलीमा। यहाँ पर आपको अब ये समझना है, जो एक्रोजोम मैंने आपको बताया था, एक्रोजोम के अंदर एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स क्या करते हैं, इन वॉल्स को ब्रेक करते हैं। सबसे पहले कोरोना रेडिएटा लेयर को ब्रेक करेंगे, एंजाइम कौन सा है, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। देन आपका होता है हाइलोनिडेज, वो भी उसको हाइलोनिक एसिड को ब्रेक कर देगा। देन आपकी लेयर आएगी जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा को तोड़ने के लिए एक्रोजोम के पास एंजाइम है जोना लाइसिन। देन जोना लाइसिन के बाद उलीमा के ऊपर मेम्ब्रेन आएगी, उलीमा को तोड़ दिया जाएगा, डिसइंटीग्रिन पेप्टाइड एंजाइम इसके अंदर होता है। फिर आपका क्या होगा, देन आपका जो स्पर्म है वो एंट्री कर जाएगा किसके अंदर, आपके स्पर्म का जो न्यूक्लियाई है वो एंट्री कर जाएगा ओवम के साइटोप्लाज्म में, और देन आपका जो बाहर वाला जो पोर्शन है वो सारा फ्रीज हो जाएगा। कैसे फ्रीज होगा, आपका जो पेरीबेटलाइन स्पेस है वहाँ पर कैल्शियम आयन होते हैं, और सेकेंडरी oocyte के अंदर होते हैं आपके फॉलिकल वो कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स।
आपके कैल्शियम आयन एंट्री कर जाएंगे सेकेंडरी साइट के अंदर, कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स बाहर आ जाएंगे और वो पेरीविटालाइन स्पेस को फ्रीज़ कर देंगे। तब क्या होगा, आपका पूरा का पूरा ये फ्रीज़ होके आपको उसको ब्लॉक कर देगा ताकि दूसरे स्पर्म की एंट्री ना हो। इतनी बात समझ में आई। यहाँ पर मैंने आपको बताया पोलर बॉडी, सेकंड पोलर बॉडी, जाइगोट। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझो, XX एंड XY का मतलब क्या है। जब XX बनता है तो लड़की होती है, जब XY फ्यूज़ होता है तो आपका लड़का होता है। लोग बोलते हैं कि जो लड़की हुई है उसका जो सारा का सारा जो रीज़न देते हैं वो मदर को देते हैं कि मदर की वजह से लड़की होती है, बट नहीं, लड़की या लड़का होना वो सारा का सारा डिपेंडेंट होता है मेल के ऊपर, क्योंकि फीमेल के अंदर तो XX ही क्रोमोसोम होते हैं, वहाँ पर तो XY का तो कोई चांस ही नहीं है। मेल से X आएगा तो वहाँ से X जुड़ेगा तो लड़की हो जाएगी, अगर मेल से Y आएगा तो वहाँ पर लड़की होगी, लड़का हो जाएगा Y के साथ फ्यूज़ करके। तो आपको ये समझना है कि कभी भी अगर किसी लेडी को लड़कियाँ ही हुई जा रही हैं तो उसका दोष कभी भी आप औरत को नहीं दोगे, वो सारा का सारा श्रेय जाएगा उसके हस्बैंड को, कि उसके हस्बैंड से जो स्पर्म से एंट्री हुई है क्रोमोसोम की, तो XY की जो एंट्री हुई है उसमें से Y क्रोमोसोम आया कि X आया है, वो डिपेंड करता है मेल के ऊपर। तो यहाँ पर आपको ये समझना है, XX है तो गर्ल है, XY है तो वो मेल है। ठीक है। अब यहाँ पर आपको इम्प्लांटेशन पढ़ना है, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है इसमें, बड़ा आसान से मैंने समझाया हुआ है, लेक्चर रिकॉर्ड करके डाला हुआ है। फिर भी यहाँ पर देख लो, जाइगोट बन चुका है आपका, उस जाइगोट के अंदर अब डिवीज़न होंगी, माइटोसिस। यहाँ पर माइटोसिस ना बोल के आप उसको क्लीवेज बोलते हो, क्योंकि यहाँ पर आपका माइटोसिस के अंदर क्लीवेज होती है जिसमें आपका साइटोकाइनेसिस नहीं होता, कैरियोकाइनेसिस होती है। इसके अंदर आपकी इंटरनल सेल्स डिवाइड होती हैं, जाइगोट से बनेंगी ये सेल्स। ठीक है, सेल्स बन गई। अब ये सेल्स डिवाइड करती जाएंगी, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 8 से 16 सेल की स्टेज को, जो ये 8 से 16 सेल की स्टेज है, इसको आप बोलते हो मोरूला। ठीक है, मोरूला आगे जाके इन जो जितनी भी सेल्स इनको अरेंज करेंगी, अरेंज करने के बाद यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। आउटर जो लेयर है इनको आप बोलते हो ट्रोफोब्लास्ट, इसको बोलते हो इनर सेल मास, और ये आगे चल के ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, कहाँ पर, यूट्रस के अंदर। अब आगे चलो, ट्रोफोब्लास्ट, इनर सेल मास, इम्प्लांटेशन हो गया। ठीक है, अभी मैं आपको पढ़ाऊँगा इम्प्लांटेशन में थोड़ा सा और, कि ये जो आपका ये ब्लास्टोसिस्ट बना था, इसके आउटर में जो सेल हैं इनको आप बोलते हो ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, बीच में एक गुच्छा बन रहा है, इसको आप बोलते हो इनर सेल मास। ठीक है, ये इनर सेल मास है, ये ट्रोफोब्लास्ट है। ट्रोफोब्लास्ट 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, सिनसाइटियम ट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट। इनर सेल मास 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एपिब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट। ठीक है, एपिब्लास्ट आगे चल के एम्ब्रियो बनाता है, हाइपोब्लास्ट आगे चल के एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बनाता है। ठीक है, ये आपकी लेयर्स हैं। अब आपकी 3 लेयर यहाँ पर बनेंगी, सिनसाइटियम ट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड एक्स्ट्रा एक्सटर्नल मेसोडर्म। ये क्या बनाएंगे, आपकी क्रोनिक कोरियन। कोरियन क्या होता है, फ्यूचर प्लेसेंटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर आपका टॉपिक प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। यहाँ पर क्या समझना है आपको, देखो, जब ये सेल्स हैं जितनी भी, ये सारी अरेंज होंगी। कौन कौन सी सेल हैं आपकी, ये जो आपकी प्लेसेंटा बना रही थी, ये सारी सेल अरेंज होंगी और अरेंज बन के एक विलाई बनाएंगी। विलाई क्या करेंगे, इनके साथ, इनके चारों तरफ ब्लड वेसल्स होंगी। मान लो जैसे ये था, ऐसे ऐसे, इनको आप क्रोनिक विलाई बोलते हो, और यहाँ पर आपका ब्लड वेसल्स होती हैं, यहाँ से न्यूट्रिशन आता है, इसके अंदर बीच में आपका एम्ब्रियो होता है। तो इस तरीके से ये काम करता है, इनको क्रोनिक विलाई बोलते हो। ठीक है, ये आपका, यही आपका प्लेसेंटा बनता है आगे चल के। यहाँ पर आपका होता है अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर सुनो ध्यान से। आफ्टर इम्प्लांटेशन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर्स ऑन द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड क्रोनिक विलाई, which are surrounded by the uterine tissue and maternal blood. The chronic villi and uterine tissue becomes interdigitated with each other and joined from a structural and functional unit between developing embryo fetus called the maternal body called placenta. यही चल के आगे चल के placenta बनता है, अभी मैंने आपको बताया। The placenta facilitate the supply of oxygen and nutrients to the embryo and also removal of carbon dioxide and excretory waste material produced by the embryo. The placenta is connected to the embryo through the umbilical cord, अभी मैंने बताया आपको, which helps in the transport of substances
To and from the embryo, placenta also acts on the endocrine tissue and produces several hormones: HPL, HCG, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन। यहाँ पर आपको HPL और HCG इन दोनों हार्मोन्स के बारे में पता होना चाहिए। HCG और HPL ये दोनों हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं प्लेसेंटा से। जब हम ग्रेविंडेक्स टेस्ट करते हैं तो उस किट के अंदर HCG एंटीबॉडीज़ होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोफिन एंटीबॉडीज़, जो सेंस करके हमें रेड लाइन शो करती है, जिससे हमें पता चलता है कि शी इज़ प्रेग्नेंट। कोई भी लेडी अगर प्रेगनेंसी टेस्ट कर रही है तो वहाँ पर रेड लाइन आने का मतलब होता है प्रेग्नेंट है। वो रेड लाइन आती क्यों है? इस एंटीबॉडीज़ की वजह से। HCG एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है यूरिन के अंदर, देन वो आती है, अगर नहीं है तो नहीं आएंगी। इसलिए यहाँ पर वो किट इस तरीके से काम करती है। पूरा लेक्चर मैंने आपको रिकॉर्ड करके डाला हुआ है चैनल पे, ग्रेविंडेक्स टेस्ट प्रेगनेंसी डिटेक्शन टेस्ट के नाम से लेक्चर है, वो जाकर देख लेना, ठीक है। रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज्ड बाय द ओवरी। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो ध्यान से, बड़े ध्यान से समझना, इजी है बिल्कुल। कैसे आपका पार्चुरेशन होता है, देखो पार्चुरेशन में सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आपका जो बच्चा है, एक मिनट, चलो इससे अगला टॉपिक है पार्चुरेशन, फिर भी एक बार कोई नहीं, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो ध्यान से, मान लो ये एक स्टमक है, यहाँ पर बच्चा है, एम्ब्रियो है इसके अंदर, इसके ऊपर प्रेशर लगेगा। जैसे ही प्रेशर लगेगा तो यहाँ पर जो आपका एम्ब्रियो है वो उसकी एड्रेनल ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज कर, इसको बोलते हैं कोर्टिसोल, ठीक है। ये कोर्टिसोल ब्लड वेसल से चला जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, किसकी? मदर की। मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज कर दी, इसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन, ठीक है। और ये मायोमेट्रियम वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करता है। देन आपका ओवरी से एक हार्मोन रिलीज होता है, इसको बोलते हैं रिलैक्सिन। इसी हार्मोन की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जो लिखा हुआ है। और ये हार्मोन आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस को ओपन कर देता है, जिससे आपकी डिलीवरी हो जाती है बच्चे की। वेरी इजी, कुछ नहीं था इसमें। दोबारा से सुनो, 9 महीने का बच्चा हो गया, ठीक है, उसके ऊपर स्ट्रेस जनरेट होगी। जैसे ही बच्चे के ऊपर स्ट्रेस आएगा तो बच्चे की एड्रेनल ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज़ करेगी, जिसको बोलते हैं कोर्टिसोल। कोर्टिसोल हार्मोन ब्लड वेसल्स के थ्रू मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देगी। मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज़ कराएगी, इसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन मदर की यूट्रस यानी गर्भ, वोम जो होती है, वहाँ पर सिग्नल देगी। वहाँ पर उसकी मायोमेट्रियम वॉल को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, जिससे वहाँ पर प्लेसेंटा टूट जाता है, हट जाता है बेसिकली, ठीक है। फिर क्या होगा, वहाँ पर जो प्लेसेंटा है वो सिग्नल देगा उसके बाद ओवरी को, और ओवरी वहाँ से फिर एक हार्मोन रिलीज करेगी, इसको बोलते हैं प्यूबिक रिलैक्सिन। रिलैक्सिन हार्मोन ओपन कराएगा प्यूबिक सिम्फाइसिस को, जिससे क्या होता है, पेल्विक रीजन ओपन हो जाता है, और पेल्विक रीजन ओपन होते ही आपका जो बच्चा है वो बाहर आ जाता है। इस तरीके से आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है। अभी भी नहीं समझ में आया, लेक्चर लगाओ, पूरा रिकॉर्ड करके डाला हुआ है, समझ में आएगा। वेरी इजी वे में मैंने आपको समझाया है, फिर भी कोई दिक्कत आती है तो लेक्चर देख लेना एक बार फिर से, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो जुड़ा हुआ है एम्ब्लिकल कोड से, आगे चल के ये बन जाता है प्लेसेंटा। ये रहा देखो प्लेसेंटा विलाई। उसके बाद ये आपका यूट्रस की कैविटी है, इसका मायोमेट्रियम बोलते हैं। ये आपका एम्ब्रियो, योक्सेक आपका ह्यूमन बीइंग बहुत कम होता है। आपका जो कॉक वगैरह होती है, जो मुर्गे होते हैं, इनमें आपका योक्सेक ज़्यादा होता है, हमारे में तो ना के बराबर होता है योक्सेक, ठीक है। यहाँ पर अब आपको 3 लेयर्स में पढ़ाता हूँ। देखो, जब आपका जो एपीब्लास्ट है वो फ्यूज़ होता है हाइपोब्लास्ट के साथ, और वहाँ पर 3 लेयर बनती हैं बच्चे, ऐसे 3 लेयर, 1 2 3। आउटर वाली को बोलते हो आप एक्टोडर्म, बीच वाली को बोलते हो मेसोडर्म, इनर वाली को बोलते हो एंडोडर्म। कंप्लीट गैस्ट्रुलेशन रिकॉर्ड करके लेक्चर डाला हुआ है। यहाँ पर मैं इतना ही समझा पाऊँगा कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म क्या है। ये 3 लेयर होती हैं, इनको आप जर्म लेयर बोलते हो, ठीक है, जर्म लेयर। और इन्हीं से आपकी बॉडी के टिश्यू बनते हैं। आपकी बॉडी में टोटल 4 टाइप के टिश्यू बनते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और आपका नर्वस टिश्यू।
इसमें आपका तीनों ओरिजिन होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। इसमें आपका मेसोडर्मल, ये आपका मेसोडर्मल, ये आपका एक्टोडर्मल। ओरिजिन बता रहा हूँ मैं आपको, ये ओरिजिन आपको आने चाहिए। फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो बच्चा होता है पूरे 9 महीने में क्या क्या चेंजेस करता है और कैसे कैसे वो बनता है। देखो शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले महीने में बच्चे का हार्ट बनता है, उसका हेड बनता है, एच और एच, हार्ट और हेड। उसके लिम्स भी बन जाते हैं थोड़े थोड़े, ठीक है, हार्ट, हेड एंड लिम्स। सेकेंड मंथ में जो दूसरा महीना होता है बच्चे का, उसमें उसकी डिजिट्स बनती हैं। डिजिट्स मीन्स उसकी उंगलियां बनती हैं, ठीक है, हाथ पैरों की उंगलियां बनने शुरू हो जाती हैं। तीसरे महीने में जो बच्चा होता है उसका बनता है बच्चे जेनाइटल ऑर्गन। लड़का है तो वेजाइना बनेगी, लड़का है तो पेनिस बनेगा, लड़की है तो वेजाइना बन जाएगी। सॉरी मैं उल्टा बोल गया था। लड़का है तो यहाँ पर पेनिस की डेवलपमेंट हो जाएगी, लड़की है तो वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइनल वहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बन जाएगा। चौथे महीने में क्या होगा, मोस्टली ऑर्गन डेवलप हो जाएंगे, ठीक है, लीवर, किडनी, पेनक्रियास मोस्टली बन जाएंगे। 5वें महीने में बच्चा मूवमेंट करता है। पेट में बोलते हैं ना कि बच्चा घूमने लग गया, लात मार रहा है मदर की पेट में, तो वो सब क्या है, 5वें महीने की कहानी होती है। बच्चा पेट में घूमता है। क्यों घूमता है? क्योंकि एक जगह पे जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो सर्कुलेट होना ज़रूरी है, उसके चारों तरफ ड्राईनेस ना आ जाए, इसलिए वहाँ पर वो मूवमेंट करता है, घूमता है, अपने स्पेस को चेंज करता है, ठीक है। छठे और 7वें महीने में क्या होता है, छठे और 7वें महीने में बच्चे के बनते हैं बॉडी हेयर्स, फाइन फाइन हेयर्स बनेंगे, उसके बॉडी के ऊपर हेयर्स आएंगे। और क्या होगा, जो 7वें महीने में जो हेयर्स बनने के बाद जो आईलिड्स होती हैं, आई लैशेस होती हैं, आँखें, आँखों के ऊपर जो बाल होते हैं, आँखों की जो पलकें होती हैं, वो यहाँ पर बनेंगी और थोड़ी थोड़ी खुलना शुरू हो जाती हैं। 8वें महीने में क्या होता है, बच्चे की बॉडी के ऊपर फैट डिपोजिशन शुरू हो जाता है, फैट बनता है बॉडी के ऊपर। क्योंकि अभी 8वें महीने के बाद बच्चे को बाहर आना है, तो उसके बाद क्या करना है, उसको न्यूट्रिशन तो प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो उसकी बॉडी के ऊपर एक प्रोटेक्शन लेयर बनती है जो फैट की लेयर बनती है। 9वें महीने में आपका बच्चा फुल्ली मैच्योर, देन आपका बच्चा डिलीवरी के लिए रेडी है, उसको आप डिलीवर करा सकते हो। तो ये एक सीरीज़ होती है प्रॉपर, ये भी मैं बता चुका हूँ मेरे लेक्चर्स में। तो आपको ये सारी सीरीज़ अगर दोबारा से समझनी है डिटेल में, तो आप मेरे लेक्चर लगाइए पीछे जाके, वहाँ पर आपको सब मिलेगा। फ़िलहाल ये आपका कंप्लीट 9 मंथ की डेवलपमेंट थी। नेक्स्ट चलते हैं आगे, पार्चुरेशन, लैक्टेशन, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, आई थिंक यही लास्ट है, ठीक है। इस टॉपिक में आपको मैंने पार्चुरेशन तो बता दिया। पार्चुरेशन क्या है, डिलीवरी होती है, बच्चे की डिलीवरी कैसे होती है, फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। 9 महीने का बच्चा हो गया, साइज़ में ग्रो कर गया। अब उस बच्चे की बॉडी वॉल के ऊपर प्रेशर लगेगा। प्रेशर लगने के बाद क्या होता है, वो बच्चा अपनी एड्रेनल ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिसको बोलते हैं कोर्टिसोल। कोर्टिसोल हार्मोन ब्लड वेसल से मूव करता है मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड तक। पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या आता है, एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जाएगा यूट्रस के पास, यूट्रस में मायोमेट्रियम वॉल को कॉन्ट्रैक्ट कराने का काम करती है। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, देन आपका ओवरी रिलैक्सिन हार्मोन को रिलीज़ कर देगा। रिलैक्सिन हार्मोन प्यूबिक सिम्फाइसिस को ओपन कर देगा, डिलीवरी बच्चे की हो जाएगी। इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं फीटल इजेक्शन और रिफ्लेक्स। ये आपका नीट का क्वेश्चन है। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स में 3 हार्मोन बताओ कौन कौन से रिलीज़ होते हैं, कौन कौन से, कोर्टिसोल, ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सिन, 3 हार्मोन हो गए, ये आपको पता होने चाहिए। ये लिखा भी हो यहाँ पर, फीटल इजेक्शन, रिफ्लेक्स। देन लैक्टेशन। लैक्टेशन क्या होता है, मिल्क की फॉर्मेशन। जब प्रेगनेंसी होती है तो मदर की ब्रेस्ट से मिल्क की फीडिंग कराई जाती है बच्चे को, उसको आप लैक्टेशन बोलते हो। लैक्टेशन पीरियड, वो पीरियड जितने टाइम तक बच्चे को दूध पिलाया गया माँ के थ्रू, फीडिंग कराई गई, उसको लैक्टेशन पीरियड बोलते हो। ये आपका 1 से लेकर 4 साल तक हो सकता है। आजकल तो ज़्यादा मॉडर्न बनती हैं लेडीज़, तो वो 1-2 साल ही बच्चे को दूध पिलाती हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। ये आपको कम से कम 3 साल तक तो बच्चे को दूध पिलाना ही चाहिए, ठीक है। इसमें हेल्दी एंटीबॉडीज़ होती हैं बच्चे के लिए, तो वो मदर इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें, अवेयरनेस के लिए थी ये बात। नेक्स्ट यहाँ पर कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम क्या होता है, जैसे मान लो आज प्रेगनेंसी हुई, आज डिलीवरी हुई है बच्चे की, तो पहले 3 दिन जो दूध आता है, मिल्क आता है ब्रेस्ट से,
उसके अंदर बहुत अच्छे वाली हेल्दी एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि बच्चे को इन्फेक्शन से बचाती हैं। उसको आप कोलोस्ट्रम बोलते हैं। पहले 3 दिन का जो मिल्क होता है उसको आप कोलोस्ट्रम बोलते हैं। गॉट इट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लैक्टेशन। मैंने आपको पार्चुरेशन बता दिया, लैक्टेशन बता दिया। चैप्टर ऑलमोस्ट डन हो चुका है। बारी आएगी अब समरी की। समरी देखते हैं समरी में क्या लिखा हुआ है कि हमने क्या क्या चीज़ पढ़ ली। पूरा का पूरा हम एक बार देख लेते हैं कि आपने इस पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। चलो देखते हैं समरी में क्या लिखा हुआ है। समरी ज़रूर पढ़ा करो आप चैप्टर्स की। समरी में आपको पूरा सार मिलेगा आपके चैप्टर का कि क्या क्या आपने पढ़ा है। देखो, ह्यूमन्स आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस, सबसे फर्स्ट लाइन थी चैप्टर की और यहाँ पर भी फर्स्ट लाइन यही है। विविपेरस कौन है? ह्यूमन बींग्स है। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ ए पेयर ऑफ टेस्टिस एंड मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स एंड एसेसरी ग्लैंड्स एक्सटर्नल जेनिटिलिया। Each chest is about 250 compartment का testicular lobule and each lobule contain one of 3 highly coiled seminiferous tubule। मैं आपको डायग्राम में बताया था कैसे बनती हैं ये चीज़ें। Each lobule contain one to 3 highly coiled seminiferous tubule। Each seminiferous tubule is lined inside by spermatogonia and Sertoli cell। The spermatogonia undergo meiotic division leading to sperm formation। sperm बनता है वहाँ से, while Sertoli cell provide nutrition। ठीक है। The leading cells outside the seminiferous tubule synthesize and secrete testicular hormone called androgen। आपकी जो ये जो सेल्स होती हैं एंड्रोजन्स निकालती हैं। द मेल एक्सटेंडेड जेनिटिलिया इज कॉल्ड पेनिस। पेनिस के बारे में मैंने आपको बताया है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ ओवरी। दो पेयर होता है ओवरी का, दोनों साइड, लेफ्ट साइड नेक्स्ट साइड एक एक ओवरी। देन यूट्रस, वेजाइनल एक्सटेंडेड जेनिटिलिया एंड ए पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड्स। मेमरी ग्लैंड्स की पूरी मैंने आपको सीरीज बताई। मेमरी लोब्यूल, एल्वुलस, मेमरी डक्ट, एम्पूला, लैक्टिफेरस डक्ट और आपकी निप्पल्स। ठीक है। द ओवरीज प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट ओवम एंड सम स्टेरॉइड हार्मोन कॉल्ड ओवेरियन हार्मोन। कौन कौन से स्टेरॉइड हार्मोन है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है। ओवेरियन फॉलिकल इन डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आर एम्बेडेड इन द स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या होता है मैंने आपको बताया। ओवरी के अंदर मैंने दो आपको रीजन बताए, कोर्टेक्स एंड मेडुला, दोनों को मिला के आप स्ट्रोमा बोलते हो। ठीक है। स्ट्रोमा रीजन के अंदर ये चेंजेस होते हैं। The uterus has 3 layers: myometrium, perimetrium, endometrium. The female extended genital includes mons pubis, labia majora, labia minora, hymen, clitoris। सब हम पढ़ चुके हैं। Mammary glands are one of the female secondary sexual characters। Spermatogenesis result in the formation of sperm यहाँ पर that are transported by the male sex accessory ducts। A normal human sperm is composed of head, neck, middle piece and tail। The process of formation of mature female gamete is called oogenesis। menstrual cycle आपने पढ़ा। menstrual cycle starts maturation puberty पे। during ovulation only one ovum is released per menstrual cycle। the cyclic changes in the ovary and the uterus during menstrual cycle, cyclic changes होते हैं, are induced by changes in the levels of pituitary and ovarian hormone after coitus। coitus intercourse के दौरान sperms are transported into the ampulla। sperms fallopian tube के ampulla region के अंदर जाते हैं where the sperm fertilized ovum। वहाँ पर आपका XX एंड XY का जो फॉर्मेशन है वो बनता है। उसके बाद जो आपका जाइगोट है वो म्यूटिक डिवीज़न करके ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ब्लास्टोसिस्ट के बाद वो आपका इम्प्लांट हो जाएगा। उसके बाद विच इज़ इम्प्लांटेड इन द यूट्रस रिजल्टिंग प्रेगनेंसी। आफ्टर 9 months ऑफ प्रेगनेंसी द फुली डेवलप्ड फीटस इज़ रेडी टू डिलीवरी। द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड पार्चुरेशन। डिलीवरी को पार्चुरेशन बोलते हैं। विच इज़ इंड्यूस्ड बाय ए कम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज़्म। पूरा एंडोक्राइन मैकेनिज़्म के साथ ये काम करता है। इन्वॉल्विंग कोर्टिसोल, एस्ट्रोजन एंड ऑक्सीटोसिन। मेमरी ग्लैंड डिफरेंशिएट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड सीक्रेट मिल्क आफ्टर चाइल्ड बर्थ। सॉरी। द न्यू बॉर्न बेबी इज फेड अप मिल्क बाय मदर लैक्टेशन ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू मंथ ऑफ ग्रोथ। 2 टाइप के हार्मोन आपको पढ़ने हैं मेमरी ग्लैंड में, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन मिल्क की फॉर्मेशन करता है, ऑक्सीटोसिन आपका मिल्क का सिक्रीशन करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। लाइन टू लाइन मैंने आपको NCERT का चैप्टर बता दिया। हर एक टॉपिक मैंने डिस्कस किया। इससे पहले सारे लेक्चर रिकॉर्ड करके डाल दिए थे। ये आपका फाइनल रिवीजन था NCERT लाइन बाय लाइन। अब आपको करना क्या है? अब आपको क्वेश्चंस ढूंढने हैं, आपके डाउट्स ढूंढने हैं कि आपको डाउट कहाँ पे है। जहाँ भी डाउट आए अपनी एक नोटबुक में लिखो, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। जैसे आपको ठीक लगे आप उन डाउट को क्लियर करते चलो।
ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दें, मैं उस डाउट को क्लियर ज़रूर करूँगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं ऐसे और लेक्चर लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको कंप्लीट एनसीईआरटी रिवाइज़ कराऊँगा। पहले पूरे के पूरे चैप्टर के आपको मैं लेक्चर्स दूंगा कंसेप्ट के साथ, फिर हम एनसीईआरटी के ऊपर चलेंगे, ठीक है। तभी आपका एनसीईआरटी समझ में आएगा जब आप मेरे पूरे लेक्चर्स लगा चुके होंगे। सीधा एनसीईआरटी पढ़ोगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इससे पहले प्लेलिस्ट बनी हुई है कंप्लीट, एक बार 10 से 15 लेक्चर हैं, एक बार उनको देख लो। 10-10, 15-15 मिनट के लेक्चर हैं, ज़्यादा लंबे नहीं हैं। देन आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, इस चैप्टर में आपकी महारत हासिल हो चुकी है। अब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप छोड़ोगे नहीं, ठीक है। थैंक यू बच्चों।